जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है, जिसके आज दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहले टॉपिक का नाम है बेटा डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और दूसरे टॉपिक का नाम है सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट्स। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंस से। तो जब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स की, तो उसमें सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस में आता है मीनिंग। तो पहली बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स होती कौन सी बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर यूज। कोई भी ऐसी गुड्स बेटा जो अभी आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, यूज करने के लिए तैयार नहीं है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे बेटा हमने कपड़ा खरीद लिया, कपड़ा काट दिया, सील दिया, बट अभी तक वो शर्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स के बेटा दो पर्पज होते हैं। पहला, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, और इट कैन बी यूज फॉर द रीसेल पर्पज। जैसे कपड़े का ही एग्जांपल ले, अगर कपड़ा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये शर्ट को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, शुगर कैन है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो शुगर बनाने में हेल्प करती है। इन द सेम मैटर बेटा, इन द सेम मैनर आपकी जो शर्ट है, आपकी जो शुगर है, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है इफ दीज शर्ट एंड शुगर हैव बीन परचेड बाय द शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर शर्ट क्यों खरीदता है? दोबारा से उसको बेचने के लिए। ठीक है, शुगर शॉपकीपर क्यों खरीदता है? उसको दोबारा से कंज्यूमर को सेल करने के लिए, यानी रीसेल पर्पज के लिए। तो वो क्या करेगा? वो इसको दोबारा से बेचेगा। इसलिए शॉपकीपर के लिए ये जो गुड्स है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्रीज। प्रोडक्शन बाउंड्रीज यू कैन से लाइक अ फर्म और फैक्ट्रीज। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं बेटा, वो अभी बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसलिए अभी तक ये फैक्ट्री में ही पाई जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच डू नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, यानी वो गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की है, उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इन पर अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी है, अभी ये बनकर तैयार नहीं हुई है। इसलिए इट विल बी फाइंड आउट विद इन द फैक्ट्रीज और विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज। वैल्यू एडिशन की बात करें, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है बेटा आउटपुट। ठीक है, अभी इसमें हमें कुछ और वैल्यू ऐड करनी है, अभी हमें इस पे और आउटपुट या प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर पाई जाती है। अब यहीं पे एक पॉइंट नहीं लिखा, हम उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट गुड्स पर किया गया जो खर्च है बेटा, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बात करते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशन की। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नेवर बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डिफरेंस आता है तो ये तो आपको जरूर लिखना ही पड़ेगा। अब उसका रीजन क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम क्यों इंक्लूड नहीं करते? क्योंकि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। और नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें हम केवल बेटा फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं, और फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है, इसलिए उसको अलग से इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज। जो रेडी फॉर यूज है, जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, जिनमें अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं करनी, जिन पर प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, उनको हम कहते हैं बेटा फाइनल गुड्स। क्लियर? और फाइनल गुड्स जो है बेटा, ये वो गुड्स है जो किसी दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में यूज नहीं होंगी, बट ये किस लिए यूज की जाती है? इनका पर्पज क्या है बेटा? आइदर इट विल बी डिमांडेड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर टू सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउसहोल्ड के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किया गया खर्च, उसको हम कहते हैं बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फाइनल गुड्स विल बी डिमांडेड बाय द फर्म और प्रोड्यूसर सेक्टर आल्सो, बट हम कहते हैं इसको फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, और इसीलिए कहते हैं इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर?
प्रोडक्शन बाउंड्रीज की बात करें तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर लिया है, एंड दीज आर रेडी फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पज। वैल्यू एडिशन की बात करें तो इन फाइनल गुड्स वी डोंट हैव टू मेक एनी वैल्यू एडिशंस। अब हमें कोई वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, इन पर प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और यही रीजन है कि प्रोडक्शन बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर चुकी है। एक्सपेंडिचर का मैंने बता दिया, फाइनल गुड्स पे किया गया खर्च जो है बेटा इट इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच मींस डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर या एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इट मींस इट इज द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर्स। क्लियर। अब यहां पर बात करते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशंस की। तो नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन ही है वही आपको बताती है कि नेशनल इनकम में केवल हमें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड करनी है। इसका मतलब फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल या डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू में इंक्लूड होती है। हम कहते हैं नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब हम आउटपुट या वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो हम कहते हैं नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। क्लियर बेटा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब बात करते हैं अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है सेम गुड्स में भी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आपको बताना है क्या एक ही गुड्स फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों हो सकती है। तो यहां पे आपको आंसर लिखना है यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट अ सेम गुड्स में बी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन इट्स अल्टीमेट यूजर्स हु आर द अल्टीमेट यूजर्स ऑफ द गुड्स, जो ये डिसाइड करती है कि वो गुड्स फाइनल गुड्स कहलाएगी या फिर इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। ठीक है, अगर कोई गुड्स हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा कंजम्पशन पर्पस को या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिमांड की गई है या फिर फर्म या प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा डिमांड की गई है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, देन इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। बट इफ द सेम गुड्स इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स, यहां पर आप समझिए, अगर हाउस होल्ड डिमांड करता है तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करेगा। ठीक है, फर्म सेक्टर डिमांड करेगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज करेगा। बट अगर उसी गुड्स को कोई प्रोड्यूसर सेक्टर यूज कर रहा है, फर्म सेक्टर यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स, तो इसको हम कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। और एक ही गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। इसको हम एग्जांपल के हेल्प से भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मिल्क है बेटा, इफ मिल्क इज demanded by the household sector to satisfy their needs, then it will be treated as its final goods. It will be treated as final goods. But if the same milk is demanded by the tea maker or sweet maker to produce tea or to produce sweets, then it is called इंटरमीडिएट गुड्स। यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, रो वेजिटेबल्स। रो वेजिटेबल्स अगर हाउसहोल्ड डिमांड करता है तो वो किस लिए डिमांड कर रहा होगा बेटा, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि उसको बनाकर आगे बेचने के लिए। ठीक है, बट वही रो वेजिटेबल्स अगर एक रेस्टोरेंट या ढाबे वाला डिमांड करता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उससे वो सब्जी बनाकर उसको आगे सेल करेगा। समझ में आया। तो इसलिए हम कहते हैं बेटा सेम गुड्स में भी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर बेटा। तो आज की क्लास में केवल यही दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।